हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम आज आपको DECE 3 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने आपको DECE 2 और DECE 1 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दिया है। तो DECE 3 आपका सब्जेक्ट रहने वाला है जिसका नाम है सर्विस एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। हिंदी में ये रहने वाला है बच्चों के लिए सेवाएं और कार्यक्रम। तो शुरू करते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ के कर सकें, इसलिए मैं पहले 50 क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में सोल्व करवाऊंगी। उसके बाद अगली वीडियो में यानी कि DECE 3 के क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के सेकंड पार्ट में मैं आपको अगले 50 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, टैगोर कैरिकुलम फॉर प्री स्कूल डिड नॉट फोकस ऑन, यानी कि टैगोर का प्री स्कूल पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस पर जोर नहीं देता था। तो टैगोर के मुताबिक जो सब्जेक्ट सेंटर्ड कैरिकुलम होता था कि मतलब एक ही सब्जेक्ट पर आप केंद्रित रहें, सब्जेक्ट पे ही केंद्रित रहें या उनको सिर्फ आप पढ़ाएं, इस पर वो जो था वो केंद्रित नहीं था। उसमें गतिविधियां भी आती थी, उसमें वो खेल कूद को भी प्राथमिकता देते थे, एक्टिविटीज़ को भी प्राथमिकता देते थे। हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी कक्षाओं की विशेषता होती है। मॉन्टेसरी क्लासरूम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय व्यक्तिगत शिक्षण, दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण। तो ये इसका आपको ये मैं जो नोट्स प्रोवाइड करवाने ना उसमें मैंने आपको ये सब करवाया हुआ है, मॉन्टेसरी, टैगोर, इससे सब करवाए हुए हैं, उसमें बताए गए विशेषताओं को। तो अगर आप वो नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। गांधी जी ने प्री स्कूल वर्षों के दौरान एक नए दृष्टिकोण की सिफारिश की और उसे नाम दिया। गांधी जी recommended a new approach during preschool years and named it पूर्व बुनियादी शिक्षा, प्री बेसिक एजुकेशन। ये भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो आपको गांधी जी, मॉन्टेसरी और टैगोर का पहले ही मेंशन कर दिया गया है। ये मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। चित्र संचार उपकरण के रूप में अमूर्त अवधारणाओं को अधिक डैश बनाते हैं, ठीक है। पिक्चर एज कम्युनिकेशन एड्स मेक्स एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मोर ठोस, स्पष्ट बनाते हैं, ठीक है। स्पष्ट हो जाते हैं जब आप कॉन्क्रीट, ठोस हो जाते हैं वो, क्योंकि आपने मटेरियल ही वैसा लिया है। पिक्चर्स आपने पिक्चर्स के ज़रिए आपने समझाया है, तो बहुत ही ठोस कॉन्सेप्ट को बना देता है, ये बहुत ही कॉन्क्रीट बना देता है। स्पेशल एजुकेशन मीन्स, विशेष शिक्षा का अर्थ है विशेष रूप से तैयार किया गया शिक्षण जो विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन दैट मीट्स द यूनिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी। स्पेशल एजुकेशन स्पेशली आपको उन विकलांग बच्चों के लिए तैयार किया जाता है जो कि थोड़े स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली तौर से तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान विकलांग व्यक्तियों को क्या गारंटी देता है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द पीपल विद डिसेबिलिटी समाज में अन्य सदस्यों के समान अधिकार, सेम राइट्स एज अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। इंग्लिश में भी वही आंसर होगा, क्योंकि अगर मैंने हिंदी में सेकंड में टिक लगाया तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में भी वही सेम टिक लगेगा। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, बाकी मैं तो करवा ही रही हूँ। प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल पाल्सी का मुख्य लक्षण क्या है?
जो हमारी मेन सिम्टम्स होता है सेरेब्रल पाल्सी का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अक्सर आ जाता है कि सेरेब्रल पाल्सी आखिर होती क्या है। तो इसका आंसर होने वाला है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन ग्रोस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक गतिविधियों में समन्वय की कमी। तो आपके कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है आपकी हाथों की मांसपेशियों में, और आपकी जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं ना, जैसे दौड़ना भागना, जिससे वो डेवलप होती हैं, वो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ऐसा भी लेते हैं कि बच्चा कैच करने में वो सक्षम नहीं होता, वो जज ही नहीं कर पाता बॉल को, ठीक है। तो इसका आपने सेकंड जो है वो टिक कर देना है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीडीएस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कम करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ। 13th क्वेश्चन है, अ मेजर चैलेंज रिड्यूसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीडीएस प्रोग्राम इज। इसका सही आंसर है आपका विभागों के बीच संबंध की कमी। अगर किसी भी डिपार्टमेंट के बीच द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट, उसमें कोऑर्डिनेशन ही नहीं है,
तो फिर उसकी तो प्रभावशीलता को कम होगी ही ना वो। तो इसका आंसर रहेगा सेकंड। इंग्लिश में भी सेकंड और हिंदी में भी सेकंड। ठीक है जी। मोबाइल क्रच के अनौपचारिक शिक्षा शाखा की आयु वर्गों के बच्चों पर केंद्रित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। द नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेक्शन ऑफ द मोबाइल क्रचेज कैटर्स टू चिल्ड्रंस द एज ग्रुप ऑफ, कौन से एज ग्रुप में पाया जाता है? 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे इसके अंडर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे द्वारा बार बार क्रोधावेश दिखाने को तब बढ़ावा मिलता है जब frequent temper tantrums of the child are reinforced when माता पिता बच्चे की मांग मान लेते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है, तो ज़्यादातर पेरेंटिंग जो एडवाइस होती है उसमें कहा जाता है कि आप उसको ज़िद करने दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए उस वक्त पे जब वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, वो बड़ा ज़्यादा क्रोधावेश में आ रहा है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए आप। लेकिन जब वो उसकी बात मान लेते हैं तो उसको बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है जी। भारत में स्कूल के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? Which organization is responsible for preparing textbooks for school children in India? इसका सही आंसर है हमारी की NCERT। आपने किताबें पढ़ी होंगी, ठीक है, NCERT की किताबें पढ़ी है ना आपने, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्स्ट बुक्स की प्रिपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है जी। ट्रेनिंग ऑफ ICDS staff such as CDPOs, supervisors and Anganwadi workers is mostly undertaken by ICDS के कर्मचारियों जैसे कि CDPO, पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का परीक्षण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर रहेगा आपका सेकंड, NIPCCD। ये याद रखने वाले टर्म्स हैं, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वीडियो को पॉज करके समझें और ये जो है वो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि यही वो संस्था है जिसके अंदर इन सब का जो है वो उसकी ट्रेनिंग जो है वो की जाती है। ठीक है। 5-year-old Sham frequently changes from one activity to another and cannot recognize number, colors or shape. What kind of help does he need? 5 वर्षीय श्याम जो है वो एक गतिविधि छोड़कर दूसरी गतिविधि की ओर भागता रहता है और संख्या, रंग, आकार की पहचान नहीं कर पाता। उसे किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है? व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है। 1-on-1 टीचिंग, उसको बैठ के पढ़ाइए, आप उसके साथ पर्सनली बात कीजिए, 1-on-1 बात कीजिए, उसको सिखाइए। इस तरह की हेल्प जो है वो उसके लिए काम कर सकती है। चिल्ड्रन हु नीड्स क्रचेज एंड और व्हील चेयर आर कंसीडर एज, बच्चों को जिनको बैसाखी और व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है उन्हें क्या माना जाता है? जी, उन्हें गति संबंधी कठिनाई वाले बच्चे माना जाता है, मतलब चिल्ड्रंस विद मूवमेंट डिफिकल्टीज उनको माना जाता है। ठीक है। वन ऑफ द फॉलोइंग द हार्डेस्ट मेजर टू डायरेक्टली इज सोशल इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, क्योंकि ये भावनात्मकता, इसमें देखिए भावनात्मक संबंध बताया गया ना, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष को रूप से मापना कठिन है? ऑब्वियसली बुद्धिमत्ता को आप माप सकते हैं, श्रवण हानि को भी मापा जा सकता है, गति संबंधित कठिनाइयों को भी मापा जा सकता है, लेकिन सामाजिक भावनात्मक जो संबंध है, क्योंकि इसमें इमोशनल इन्वॉल्व है, तो आप इसको माप नहीं सकते हैं। इट्स डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन। Okay, the aggressive child who repels effort at friendship would be considered having, एक आक्रामक बच्चा जो मित्रता के प्रयासों को ठुकरा देता है उसे माना जाता है द सोशो इकोनॉमिकल डिफिकल्टी, मतलब उसको समाज में जो है सामाजिक भावनात्मक उसको कठिनाई है, वो समाज में अपने आप को जो है वो ढाल नहीं पा रहा है, उसको कठिनाई हो रही है, लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है। 22 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्धिक विकलांगता, जिसे पहले मानसिक मंदता कहा जाता था, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement about intellectual disability early known as a mental retardation, a condition that slow brain development and physical growth? सेकेंड आंसर रहेगा इसका, यह एक ऐसी स्थिति है जो मस्तिष्क के विकास और शारीरिक वृद्धि को धीमा करती है। ये भी क्वेश्चन इसके अंडर आ सकता है कि जो हमारी बौद्धिक विकलांगता होती है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो
जो मानसिक मंदता यानी कि मेंटल रिटार्डेशन के अंडर नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। 23rd क्वेश्चन है हमारा कि जिस बच्चे की रीढ़ की हड्डी का नुकसान पहुंचा है उसे किसमें समस्या हो सकती है? A child with damage of a spinal cord may show problem in स्पाइनल कोड, आप समझते हैं ना, रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें जो प्रॉब्लम है उसको संवेदना और गति में यानी कि सेंसेशन एंड मूवमेंट में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेकंड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, पेशीय दुष्पोषण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कार्य करने के किस क्षेत्र को प्रभावित करती है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अफेक्ट्स विच एरिया ऑफ द फंक्शनिंग। तो ये जो है वो शारीरिक क्रियात्मक, क्योंकि मसल से रिलेटेड है ना, तो ऑब्वियसली फिजिकल मोटर जो डेवलपमेंट होगी, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो स्थूल हो, उसमें तो आपको डिफिकल्टी आ ही सकती है। तो फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 24। ओके, व्हेन अ चाइल्ड हैज़ अ फिट, जब बच्चे को दौरा पड़ा है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? इसका आंसर रहेगा थर्ड। क्या करना चाहिए आपको जब बच्चे को दौरा पड़े? बच्चे के आसपास से वस्तुओं या फर्नीचर को हटाना चाहिए, क्योंकि उसको दौरा पड़ रहा है, आपको उसको पकड़ेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। जैसे बोला कि गैदर अराउंड द चाइल्ड, उसके पास इकट्ठा नहीं होना है। रिस्ट्रिक्ट द चाइल्ड हेड मूवमेंट को भी नहीं पकड़ना है आपने। होल्ड द चाइल्ड टाइटली ड्यूरिंग द फिट, नो, ऐसा नहीं करना है आपको उसके आसपास, क्योंकि दौरा तो पड़ रहा है तो वो घूमेगा भी फिर। तो जितने भी उसके आसपास पे हैवी ऑब्जेक्ट हैं जिससे उसको लग सकती है, उसको पहले हटा ले, फिर उसके बाद उसका इलाज के दौरे के दौरान आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसके आसपास के नुकसान देने वाली चीज़ों को हटा लेना चाहिए। A condition when a child is born with one or both feet turned down is called जन्म से बच्चे के एक या दोनों पैर नीचे की ओर मुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ग्रंथि पैर, मतलब क्लब फुट कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा थर्ड, क्लब फुट इसे कहा जाता है जब बच्चे की पैर जो है वो नीचे की ओर मुड़े रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक रोग से ग्रस्त बच्चे में नहीं पाया जाता है? अ सिम्टम नॉट शोन बाय द मेंटली इल चाइल्ड, इसका आंसर रहेगा आपका कम बुद्धिमत्ता और सभी क्षेत्रों में विकास में देरी। लो इंटेलिजेंस एंड डिले माइलस्टोन इन ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जन्म के बाद वह कारक जो बच्चे में बौद्धिक विकलांगता, जिसे पहले मानसिक मंदता कहा जाता था, कारण बन सकता है। A post-terminal factor that can cause intellectual disability, earlier known as the mental retardation in a child, is child's high fever with fits। मतलब चाइल्ड जो है उसको तेज़ बुखार भी आ रहा है और साथ में उसके दौरे भी पड़ रहे हैं। ठीक है, इसका सेकंड जो है वो 28 का आंसर रहने वाला है। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका विकार है? मतलब फॉलोइंग में से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है? देखिए इसमें नोट नहीं है तो है, तो देखिए गठिया, अर्थराइटिस, पोलियो, अस्थमा, क्लब फुट। तो पोलियो जो है वो एक मानसिक तंत्रिका विकार यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। किस शैक्षिक विचारक ने छोटे बच्चों को आध्यात्मिक और धार्मिक संसारिक कहानियाँ सुनाने के विचार को समर्थन किया? Which educational thinker favored the ideal of narrating spiritual and secular story to young children? टैगोर जी थे। ये भी आपको पूरे नोट्स हम करवा दे रहे हैं, उनमें से आप पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, तो आप इसका आंसर जो है वो आसानी से दे पाएंगे। बच्चों को जो कहानियाँ सुनाने की बात थी वो टैगोर जी ने की थी, आप अभी इस वीडियो से याद रख सकते हैं। दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20-40 डेसिबल की श्रवण क्षति को किस स्तर की क्षति कहा जाता है? Hearing loss in range of 20 to 40 dB is referred as mild. First would be the right answer for this. इसको हल्की मतलब अल्प जो क्षति जो है वो कहा जाता है, मतलब ये ज़्यादा लेवल की डिसेबिलिटी या लॉस नहीं है। ठीक है, भाषा अर्जन पूर्व और भाषा अर्जन पश्चात हुआ बहरापन बधिरता किस पर निर्भर करता है? प्रीलिंगुअल एंड पोस्टलिंगुअल
defense is determined by age at onset of hearing loss. The first would be the right answer for this question. श्रवण क्षति से ग्रस्त बच्चों को लिप रीडिंग ओष्ठ पठन होठों से पढ़ना सिखाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रीलिंगुअल एंड पोस्टलिंगुअल नहीं, ये तो हमने बोल दिया ना. अच्छा, ये वाला है. What should be done to teach lip reading to children with hearing loss? तो उसको क्या करें? स्वाभाविक और स्पष्ट रूप से पूरे वाक्य बोलना जो है वो सिखाइए. Using whole sentences with clear mouth movement. क्योंकि वो तो आपको माउथ मूवमेंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो तो आपके लिप रीड ही करने वाला है ना, वो सुनने थोड़ी वाला है. कुछ सुनाई भी देगा तो थोड़ा ही देगा, उसको श्रवण दोष है ना. दैट्स वाई. जब दो अधिक व्यक्ति विचार साझा करते हैं तब कौन सी संचार संप्रेषण विधि का उपयोग किया जाता है? Which communication method is used when more than two individuals share ideas? तो दो से अधिक होंगे तो ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ ना ये. तो सेकंड वुड बी द राइट. समूह संप्रेषण. दो से अधिक होंगे तो समूह वाला ही हुआ ना, ग्रुप ही हुआ ना वो. ठीक है. एक से एक संचार विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है? Interpersonal one-to-one communication is especially useful for discussing personal issue. व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा करना. निम्नलिखित में से कौन सा कारक संचार में बाधक नहीं है? Communication can be called successful when the listener takes note. मतलब जो सुनने वाला है वो नोट्स भी बता रहा है. प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि, मतलब उसको लिख रहा है वो. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ते पढ़ते लिख रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा ना. तो ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के अंडर आता है. नोट्स लिखिए, तभी मैं कह रही हूँ नोट्स बनाइए. वीडियो को पॉज कर लीजिए बेशक. जी हाँ. संचार को सफल तब कहा जा सकता है जब संचार मतलब है अच्छा प्राप्तकर्ता से श्रोता को समझे. नहीं, वो नोट्स ले. सॉरी नोट्स नहीं ले. अच्छा, मतलब संसार को तब समझा जाता है. ये मैंने आपको ऊपर वाला करा दिया. आई एम सॉरी. इंग्लिश कौन से संसार में बाधा नहीं, ये करना था. इसका सेकंड आंसर है भाई. 37 का सेकंड आंसर है. 37 का सेकंड आंसर है. ये नहीं है. नोट्स नहीं लेंगे. और रिसीवर लिसनर्स अंडरस्टैंड द मैसेज. वो उसको समझ रहा है, मैसेज को समझ रहा है. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट द कन्फ्यूजन. पता नहीं क्यों हो गया ये, बट इसका सेकंड आंसर होने वाला है. ठीक है, कि वो जो श्रोता है, मतलब आप सुन रहे हैं तो आप ध्यान से सुन रहे हैं. जैसे कि मैं नोट्स दे रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो आपका ध्यान जो है वो मेरे वर्ड्स पे, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरे दिए गए मैसेज को. ठीक है. केस अध्ययन स्टडी के रूप में संचार की विधि लोगों की मुख्यतः किस में मदद करती है? केस स्टडी एज मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मेनली हेल्प पीपल टू लर्न फ्रॉम रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स. केस स्टडी की आपने, आपको पता चला क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं केस के अंदर लोगों को, तो आपको उनसे अनुभवों को सीखने में उनके अनुभवों से आपको भी कुछ सीख मिलेगी ना, है ना. ठीक है ना. व्यवहारामूलक संदेश का एक उदाहरण दीजिए. खाने से पहले अपने हाथ धोएं. तो ये आता है एग्जाम्पल ऑफ एक्शन ओरिएंटेड मैसेज. वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग. थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर 39th क्वेश्चन. यस. टू मेक अ लेक्चर मोर इफेक्टिव यू शुड. व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप क्या करें? व्याख्यान के बीच बीच में प्रश्न पूछिए. ये दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव स्टडी मेथड कि आप पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ में आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं. ये मोस्ट इफेक्टिव, ये आपको क्वेश्चन में आ ही जाता है. ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है. ये सामूहिक विचार विमर्श के लिए आदर्श समूह आकार होता है. द आइडियल ग्रुप साइज फॉर अ ग्रुप डिस्कशन इज 5 to 10 people. इससे ज़्यादा लोग हों तो ये एक आइडियल साइज जो है समझा जाता है. ठीक है. प्रदर्शन अपना प्रभाव खो देता है यदि
डेमोन्स्ट्रेशन लूज देयर इम्पैक्ट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय प्रैक्टिस, मतलब उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की जाए तो वो प्रदर्शन किया गया है तो उसके उस पर आपने एक्शन नहीं लिए, आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो अपना प्रभाव जो है वो लूज कर देगा, उसके बाद अभ्यास नहीं कराया जाए। तो फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। भूमिका निर्वाह के बाद चर्चा के दौरान प्रेषक संवादकर्ता को चाहिए कि यह ड्यूरिंग द डिस्कशन आफ्टर रोल प्ले द कम्युनिकेटर सेंडर शुड help clarify the summarized ideal sensitivity। ठीक है, तो फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। फर्स्ट विचारों को संवेदनशीलता से स्पष्ट करे और सारांश प्रस्तुत करें, मतलब उसका सारांश देना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अ केस स्टडी शुड बी, एक केस स्टडी अध्ययन ऐसी होनी चाहिए कि संक्षिप्त तथ्यों पर आधारित और श्रोता की संस्कृति के समान हो। तो फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर। ब्रीफ, फैक्चुअल एंड कल्चरली रेलेवेंट। ठीक है, तो एक अच्छे संचारक प्रेषक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने स्वयं को पक्षपात को पहचाने, अपने स्वयं के पक्षपात को पहचाने। तो सेकंड वुड बी द राइट आंसर। आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज देयर और बायसेस, मतलब सबसे पहले तो अपने पक्षपात को उनको पहचानना पड़ेगा, बायसेस को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, 46 क्वेश्चन है, समूह कार्य उपयोगी क्यों होते हैं? द ग्रुप वर्क इज यूजफुल बिकॉज साझेदारी और संगठित कार्य को प्रोत्साहित करता है। सेकेंड वुड बी द राइट आंसर। एनकरेजेस शेयरिंग एंड कलेक्टिव एक्शन, ये एनकरेज करता है आपके कलेक्टिव एक्शन को। ठीक है, सामुदायिक अभियान में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अनेक गतिविधियां तथा संचार के कई माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वुड बी द राइट आंसर। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स, तो आपने जो है वो साइड कर देना है। महिला से महिला कार्यनीति में शामिल मूल प्रक्रिया है परामर्श, मतलब काउंसलिंग। महिलाओं से महिलाओं को जब द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी इज काउंसलिंग करना, क्योंकि वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी में हमेशा वुमेन को ये बोला जाता है कि आप काउंसलिंग करें। ठीक है, यानी कि आप परामर्श करें, जाके उनको बताएं कि क्या है, उनको अवेयर करें। अगर आपको कोई नॉलेज है तो आप, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि ज़्यादा कोई बात फैलानी हो तो किसी औरत को बता दो, वो झट से फैला देगी। तो इसी तरह से इस स्ट्रैटेजी को ये पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वुमेन टू वुमेन स्ट्रैटेजी, दैट इज़ महिला से महिला कार्यनीति। एक सरल परिभाषा के अनुसार प्रबंधन का अर्थ है दूसरों से काम करवाना, मतलब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, क्योंकि उस मैनेजमेंट के अंडर जो वर्कर्स काम करते हैं उनसे ही काम लिया जाता है। इसको कहा जाता है कि मैनेजमेंट का मतलब है कि गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, मतलब दूसरों से काम करवाना। पाठ में निम्नलिखित में से कौन सी बात एक अच्छे पर्यवेक्षक की विशेषता के रूप में सुनिश्चित नहीं है? द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सुपरवाइजर इन टेक्स्ट, यानी कि गुड्स कम्युनिकेशन स्किल्स। ये हमारे सुपरवाइजर को इस चीज़ की ज़रूरत, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये नहीं आता है, क्योंकि उसको सुपरविजन नहीं करना, उसको कम्युनिकेट करके मतलब इसके अंदर ये नहीं आता, अच्छे संचार कौशल नहीं आते। तो ये जी हमने DECE 3 के आपको फर्स्ट 50 क्वेश्चन समझा दिए हैं। लास्ट 50 क्वेश्चन जो है हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे DECE 3 का, जो कि नाम है बच्चों के लिए सेवाओं का कार्यक्रम, दैट इज़ सर्विसेज एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। ये हमने आपको 2025 जो दिसंबर में अभी पेपर हुआ है उसके 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, पहले समझा दिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अगली वीडियो मतलब इसके ही पार्ट 2 में हम आपको करवाएंगे क्या, इसके अगले 50 क्वेश्चन। हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह की और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वो बच्चे जो DECE का कोर्स कर रहे हैं IGNOU से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना करना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।